कैसे हो आप लोग। तो आज हम 9th क्लास का एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमने पहले आपने ऐसे चैप्टर्स नहीं पढ़े होंगे 8th क्लास में या उससे नीचे ये चैप्टर्स नहीं होते। तो हम आज ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपके 11th क्लास में भी काम आएगा। क्यों? वहां पर एटम्स, मोल, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, ये सभी चीजें वहां पर हमारे काम आती है। तो इन चीजों को सीखना और आपका ये होमवर्क रहेगा डेली का डेली, जो मैं यहाँ बोर्ड पे करवाता हूं वो आप अपनी एनसीईआरटी की किताब से पढ़ लेना, ठीक है। तो अब इस चैप्टर का पहला टॉपिक क्या है? इस चैप्टर का पहला टॉपिक है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। भाई अब लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन से आप क्या समझते हैं? भाई ऐसे नियम जो कंपाउंड्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनको आपस में जुड़ने के लिए हेल्प करते हैं, या फिर वो जुड़ते कैसे हैं वो हमें बताते हैं। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ का हिंदी में मीनिंग होता है नियम, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। मतलब जब दो एटम्स जुड़ते हैं और नया मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं तो वो किस प्रकार बनाते हैं, कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं। तो इस बात को हमें समझना है कि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन भी यहां पर अपने सिलेबस में लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन कितने लॉ दिए हुए हैं? 2 लॉ दिए हुए हैं। कौन कौन से लॉ? पहला लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी हम इसे डिटेल में देखेंगे। और अगला कौन सा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में बच्चों में ये टोटल 2 नियम पढ़ने हैं। तो इन नियमों को, सॉरी यहां पे ए आएगा। तो हमने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को पहले समझ लिया, एक बार रिपीट करता हूं। क्यों कि आप जो 9th क्लास के बच्चे ना थोड़े से लेवल में अपग्रेड हुए, तो उनको ये लेवल मेंटेन करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब मेरे साथ साथ मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा तो आपकी साइंस बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूं। समझ रहे हो आप? तो दोबारा से बताते हैं। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ का मतलब नियम होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किन्हीं 2 चीजों का जुड़ना। भाई ऐसे नियम जिसके हिसाब से कोई चीज आपस में जुड़ती है, ऐसे नियम जिसके हिसाब से कोई भी चीज आपस में जुड़ती है उसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। और हमारे सिलेबस में लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, कितने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में बच्चों? 2 लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। पहला कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या को पहला नियम कौन सा है बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरे नियम की बात करूं मैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इन दोनों नियमों को हम एक एक कर समझते हैं, ठीक है। मैं इसे रब कर देता हूं, तो नीचे वाले को हम दोबारा लिख लेंगे बाद में। ये नियम हमें क्या स्टेटमेंट देता है बच्चों? ये नियम हमें क्या स्टेटमेंट देता है? इसकी स्टेटमेंट है कि लॉ ऑफ
अब इसकी स्टेटमेंट पे गौर फरमाओ बच्चों। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स, मतलब ये नियम स्टेट्स हमें बताता है दैट कि मास नाइदर बी क्रिएटेड, मास को हम बना नहीं सकते। मास का मतलब होता है बच्चों वजन, किलोग्राम में बोलते हैं इसका मास कितना है, ये कितने केजी का, ये कितने ग्राम का है, ये कितने क्विंटल का है, ये कितने टन का है। तो बोलते हैं कि द मास नाइदर बी क्रिएटेड, हम मास को बना नहीं सकते, हम मास को क्रिएट नहीं कर सकते, एंड और नोर बी डिस्ट्रॉयड, हमारे हाथ में ये काम नहीं है बच्चों। कोई चीज का मतलब कोई भी मास बना ले, कोई भी वजन मास का मतलब बना ले और उसे हम डिस्ट्रॉय कर दें। अब आप बोलोगे क्यों नहीं बना सकते? एक बात बताओ मेरे को, अब ये मार्कर है, मार्कर का कोई ना कोई वेट है, इस मार्कर का कोई ना कोई वेट है कि नहीं? अब आप बोलोगे कि मैं इसे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर सकता? आप इसे एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इस मार्कर को तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, परंतु बच्चा इसका वजन तो उतना ही रहेगा। अच्छा दूसरी बात बताता हूं, जिस चीज से ये मार्कर बना हुआ है वो चीज कितनी यूज हुई है। मान के चलो ये मार्कर 50 ग्राम का है, तो अगर 50 ग्राम में हमने लिया है जो रॉ मटेरियल का मतलब इसे बनाने के लिए जो मटेरियल लगा है वो हमने 50 ग्राम लिया है, तभी तो ये 50 ग्राम का बना है। अब आपके कुछ समझ में आया? अब एक एग्जांपल और देता हूं। घर में ईंट होती है, अपनी ईंट होती है ना, तो वो ईंट लो आप 3 किलोग्राम के आसपास होती है। आप बोलोगे मैं उसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, आप उस ईंट को तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, परंतु तोड़ने के बाद भी वो 3 किलो की रहेगी। अगर उसको समेट के आप किसी भी तोलोगे, किसी भी प्रकार से उसे मेजरमेंट करोगे उसका, तो वो 3 केजी की ही रहेगी। कितने भी छोटे छोटे पीस कर दो आप उसके, जो पीस हमें बाहर मतलब बिखरना नहीं चाहिए, वो जितना टूटता फूटता है वो एक मतलब पॉलीथीन के अंदर बंद करके ले जाओ आप और उसे मेजर कर लो, वो 3 केजी ही निकलेगा। तो इसका कुछ फंडा समझ में आया आपके कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड, हम नहीं बना सकते मास। आप बोलोगे कि ये मार्कर बनाया है हमने, अरे बनाया तो मार्कर है, परंतु इसका जो मास था, जो 50 ग्राम हमने रॉ मटेरियल लिया था, वो तो 50 ग्राम रॉ मटेरियल लिया था, वो बनाने में लगा है ना, हमने मास तो नहीं बनाया, उस रॉ मटेरियल से मार्कर बनाया है। नाइदर बी क्रिएटेड और नोर बी डिस्ट्रॉयड, और हम इस मार्कर को तो खत्म कर सकते हैं, परंतु इसका जो मास है, इसका वजन है बच्चों, हम उसे खत्म नहीं कर सकते। समझते हो कि नहीं समझते? एक तरीके से और समझाता हूं आपको मैं, ये ऊपर लिखता हूं इसके डेफिनेशन में, और एक तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूं आपको मैं। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है, देखो ये बताता हूं मैं आगे, मतलब है अगर कोई ए बी में जुड़कर हमें सी प्लस डी दे रहा है, सी प्लस डी दे रहा है, अगर ए प्लस बी मिलकर हमें सी प्लस डी दे रहा है, तो वो क्यों दे रहा है? क्योंकि ए और बी का मास डिकम्पोज खत्म हो रहा है। ए और बी की कोई ना कोई वैल्यू तो लेके चलने पड़ेगी हमें, 5 ग्राम 7 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम 1 किलो, वो खत्म होगी तभी तो ये सी प्लस डी बनेगा। और एक बात और बताता हूं मैं, अगर ये हम बच्चों 10 ग्राम लेके चले और इसमें से 7 ग्राम ये कंज्यूम हो गया, तो ये 7 ग्राम ही बनेगा। मतलब जिस चीज की रिएक्शन करवाते हैं, जो चीज बनती है, अगर मतलब x ग्राम ये खत्म हुआ, x ग्राम कंज्यूम हो गया, मतलब ये अगर लेता हूं मैं 100 ग्राम से ये 10 ग्राम खत्म हुआ, मतलब 90 ग्राम बच गया, तो यही 10 ग्राम बनेगा। तभी तो बोलते हैं ना, मास नोर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, मास को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मिट्टी से ईंट बनाते हैं कि नहीं?
अगर 3 किलो मिट्टी को इकट्ठा कर दें तो उससे ईंट बन जाती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप समझ गए। तो अगला टॉपिक करते हैं बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या होगा बच्चों, इसकी डेफिनेशन देखो, इन ए केमिकल सब्सटेंस, in a chemical substance an element always present in a definite proportion। इस स्टेटमेंट को समझो बच्चों आप, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इन ए केमिकल सब्सटेंस एन एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन। समझ रहे हो आप इस बात को बच्चों, डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब समझाने के लिए आपको एक बात समझाता हूं मैं। पानी होता है, पानी वाटर होता है, ये डेफिनेशन दोबारा देख लो आप, इसे नोट करना चाहो तो आप नोट कर लो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इन ए केमिकल सब्सटेंस एन एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब आप बताओ मेरे को, H2 एक पानी का मॉलिक्यूल लेता हूं, पानी का फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अब मेरे साथ साथ आप पता कर लो कि पानी का फॉर्मूला, जो हम पानी पीते हैं उसका फॉर्मूला, उसमें बच्चों 2 हाइड्रोजन होती है और 1 ऑक्सीजन होता है। उस चीज को याद कर लो कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और आज मैं इस पानी की कहानी खत्म करके रहूंगा। क्या, H2O। अगर आपको थोड़ा बहुत एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट का पता है तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में 1 ग्राम वेट होता है, 2 और 1 ऑक्सीजन में बच्चों 16 ग्राम वेट होता है एटॉमिक मास। और अगर आपको इस एटॉमिक मास का नहीं पता तो ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास आप क्या करोगे, थोड़ी देर बाद में इसी चैप्टर में एटॉमिक मास को पढ़ोगे कि एटॉमिक मास किस एटम का कितना होता है और किस हिसाब से हम इसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखोगे आप, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, मतलब 1 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो टोटल मास इसका कितना हो गया, 2 ग्राम। अब आप इस ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, 1 होता है। और एटम्स कितने प्रेजेंट ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के एटम 1 प्रेजेंट है, तो इसका वेट कितना हो गया, 16 ग्राम। अब आप इसका सिंपल रेशियो निकालो, किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंपल रेशियो निकालूं, हाइड्रोजन का टोटल वेट कितना हो गया बच्चों, 2 ग्राम है। और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना ग्राम है, 16 ग्राम है। आप इसका सिंपल रेशियो निकालोगे तो 1:8। तो आपको यहां से पता चल गया ना, अगर 9 ग्राम टोटल पानी है या वाटर मॉलिक्यूल का वेट 9 ग्राम है,
तो उसमें से 1 ग्राम तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। समझ रहे हो आप? अब आपको मैं बताता हूं, ये पानी आप नहर का ले लो, जोड़ का ले लो, समुद्र का ले लो, पानी तो पानी होता है। तो इसमें क्या होगा, कोई सा भी पानी उठा के देख लो, अगर पानी का 1 गिलास भर के बच्चों मैं लाता हूं, 1 आप भर के लाते हो, तो अगर 9 ग्राम वाटर है तो उसमें से 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन। समझ रहे हो आप इस बात को? ये पानी कहीं से ले लो, इसका मतलब, इसका तभी तो बोला मैंने डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब पानी के अंदर क्या होता है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। हाइड्रोजन की अपनी जगह होती है और ऑक्सीजन का अपना वेट होता है। तो इससे आप इस लॉ को समझे कि नहीं समझे? इसको समझाने के लिए और एग्जांपल ले सकते हैं। क्या CH4, क्या CH4 ये होता है मीथेन। तो मीथेन में अगर आप देखो तो बच्चों इसका वेट होता है 12 ग्राम या 12 ग्राम, और एक हाइड्रोजन का मैंने अभी आपको बताया कितना वेट होता है, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, तो 4 हाइड्रोजन का वेट कितना होगा, 4 ग्राम। तो इसका सिंपल रेशियो निकालो आप, 12:4, 3:1। अगर हमारे पास टोटल 4 ग्राम मीथेन है, इसे बच्चों मीथेन बोलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मीथेन क्या होती है, तो आप इसे रट लो, अज्यूम कर लो या कोई एक्स मान लो। अगर इस एक्स का हमें 4 ग्राम मास दिया हो तो उसमें 3 ग्राम बच्चों हमें कार्बन मिलेगा और 1 ग्राम क्या मिलेगा, 1 ग्राम क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। ये मीथेन है, हमें नेचुरली मिले या फिर हम किसी भी तरीके से इसे बनाएं तो हमेशा ही 4 ग्राम में से 3 ग्राम कार्बन मिलेगा और 1 ग्राम बच्चों में हाइड्रोजन मिलेगा। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आप समझे कि नहीं समझे? सॉरी। तो आप इस 2 लॉ, आप एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है, जैसे ही खोलोगे तो आपको ये 2 लॉ मिल जाएंगे, इनकी थ्योरी आप पढ़ लेना। तो कल इसका अगला टॉपिक है शायद एटम ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एटम की थ्योरी दी, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और बच्चों आप पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो को लाइक करोगे तो मैं भी इंक्रेज होता हूं बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा लेक्चर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।